टॉपिक में आज हम आरक्षण पे एक बड़ी बहस करने जा रहे हैं। हुआ ऐसा कि हाईकोर्ट में बिहार का 75% आरक्षण टिक नहीं पाया और इसको लेकर तमाम व्याख्या की जा रही है कि जयललिता ने कैसे तोड़ी थी 50% की सीलिंग, क्योंकि कमोबेश स्थिति वैसी दिख रही है। तो 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ। इसमें जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया गया। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के 10% कोटे को मिला लिया जाए तो बिहार में कुल रिजर्वेशन 75% हो गया। यह आरक्षण के लिए तय अधिकतम सीमा यानी 50% से काफी ज्यादा था और 7 महीने बाद आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर कोर्ट ने माना कि बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अब ऐसे में इंदिरा साहनी केस में जिसमें ये प्रावधान रखा गया था कि जो रिजर्वेशन है उसमें 50% सीलिंग का आधार है, लेकिन एक ऐसा और केस है जिसमें जयललिता जहाँ पे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन मिला। उस समय जयललिता जानती थी कि अगर वो नरसिम्हा राव की सरकार से समर्थन वापस ले लेती है तो सरकार गिर जाएगी और इसी दबाव के चलते तमिलनाडु को 69% रिजर्वेशन मिला। कहा यह भी जाता है कि संविधान में संशोधन करके भी 75% के पार भी रिजर्वेशन देना मुमकिन है। और ऐसे में एक अनुच्छेद की अक्सर चर्चा होती है कि 9वीं अनुच्छेद में अगर इसे शामिल कर लिया जाए तो उसकी समीक्षा नहीं हो सकती है। तो बहरहाल अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसकी स्थिति कहीं ना कहीं बन के आई, लेकिन जातीय जनगणना के बाद में बिहार में ये माना जा रहा था कि 75% आरक्षण का जो राह है वो आसान हो जाएगा। तो बहरहाल आरक्षण को लेकर ही तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ में एक पूरा पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ में नवनीत कुमार झा है, स्थानीय संवाददाता है। इसके अलावा हमारे साथ में उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। अब्दू तमीम साहब है कांग्रेस से। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा और सबसे पहले उपेंद्र जी के पास चलना चाहूंगा। उपेंद्र जी, अभी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट है, सरकार बन गई केंद्र में और माना यह जा रहा था कि जो आरक्षण की राह पे नीतीश कुमार ने जो फैसला किया है उसकी राह आसान हो जाएगी, लेकिन पटना हाईकोर्ट से आपको झटका लगा है उपेंद्र जी? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। और आपका जो आज का विषय है उस पर हमारी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। हम नीतीश कुमार ने जो वो लाया था उस समय विधानसभा में, तो हमारी पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था और सर्वसम्मति से वो उसको 15% बढ़ाने का जो मामला था उसमें हम लोगों ने साथ दिया, लेकिन वो हाईकोर्ट ने आज उसको रद्द कर दिया है। तो सरकार जाने वाली है सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का मामला है, उसमें जहां तक जो होगा हम लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के साथ है, सरकार के साथ जी। और इसमें अगर देखा जाए कि जिस तरह से जो आधार बनाया गया था जातीय जनगणना के आधार पर, माना यह जाता है कि राह आसान हो जाएगी विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि बिहार में तो विशेष परिस्थितियां दिखती भी है आरक्षण को लेकर। उपेंद्र जी देखिए, हम संविधान सम्मत जी जो रिजर्वेशन लागू है उसके पक्षधर भारतीय जनता पार्टी है और एससी, एसटी और हमारे ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है उसके साथ है, उससे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। बिहार की सरकार जब लाई थी ये बात, तो उस समय हम सरकार में नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने पूरा समर्थन दिया था जी। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी इस बिल के साथ है, लेकिन कोर्ट का मामला है तो कोर्ट में जो अधिकार है हमारा संविधान में, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय जाने का, तो उसमें सरकार जाने का काम करी, भारतीय जनता पार्टी साथ। चलिए तमीम साहब, क्योंकि कांग्रेस जातीय जनगणना का आधार बना रही थी चुनाव के समय में, चाहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए 2023 में या 2024 में लोकसभा चुनाव में, जातीय जनगणना के आधार पे जो हर वर्ग को उनका हक मिलना चाहिए, इसकी बात राहुल गांधी भी करते नजर आए। जातीय जनगणना के आधार पर जो रिजर्वेशन लाया गया था उसको लेकर आपका क्या कहना है तमीम जी? यह निश्चित रूप से इसको मिलना चाहिए और कोर्ट ने अगर इसको खारिज करने का काम किया है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और उससे भी आगे मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए
इसके प्रति इतना ही अगर वो आश्वस्त हैं और इसके प्रति उनका पॉजिटिव व्यू है, तो उनको निश्चित रूप से संविधान में संशोधन करके इसको अनुसूचित 9 में डालना चाहिए, ताकि फिर यह कोर्ट के परिधि से बाहर आ जाए। जी, हमारा यह मानना है। अगर कांग्रेस की सरकार आती, इंडिया गठबंधन की सरकार आती, तो हम लोगों ने जो वादा किया था, हम लोग इसको लागू करने का काम करते, लेकिन अभी तो हमारी सरकार नहीं है। लेकिन किस तरह से लागू होता है? देखिए, आरक्षण पे काफी चर्चा हुई चुनाव के समय। INDI में तो मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी काफी वकालत की गई पूरे देश में। धर्म के आधार पर आरक्षण की चर्चा काफी होती रही। तमीम जी, आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तो NDA के अंदर ही जो उनके घटक दल हैं, तेलुगु देशम पार्टी, उनके चुनावी घोषणा पत्र में है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तो अभी तो सबसे पहले NDA के लोग बतावें कि वो क्या कर रहे हैं धर्म के आधार पर, जब उनकी एक घटक दल, एक पार्टी को लागू करना चाहती है और आरक्षण देने की बात कर रही है, अपने चुनाव घोषणा पत्र में कर रही है, तो फिर वो इसका कैसे विरोध कर रहा है, इस बात को बताने का काम करें। तो निश्चित रूप से ये दोगलेपन की नीति हुई कि कहीं एक घटक दल इनका आरक्षण देने की बात कर रहा है और दूसरा घटक दल आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहा है। उपेंद्र जी, जहां तक मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है, तो हम लोग इसके विरोध में रहे हैं और हमेशा से हम लोगों ने मुखर होकर अपना स्टैंड क्लियर किया है कि धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को जो आरक्षण देने की बात हो रही है, वह निश्चित रूप से यहाँ के पिछड़े समाज, दलित समाज और आदिवासी समाज के साथ निश्चित रूप से उसके साथ भेदभाव होगा। उसमें से ही कटौती करके आप उसको देने की बात कर रहे हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। जबकि जो हमारे पिछड़े समाज और दलित समाज और आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करना हमारे भारतीय जनता पार्टी और NDA के संकल्प पत्र में है। इसलिए निश्चित रूप से धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जहां तक वो बात कर रहे हैं अन्य घटक दलों का, NDA के घटक दलों का, तो हमारा जो NDA का जो कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम होगा, उसमें हम लोग इसको इस बात को कहीं हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। निश्चित रूप से हमारा स्टैंड चुनाव के समय भी क्लियर रहा है। हम लोगों ने इस पर, हमारे नेताओं ने बयान भी दिया है, इस प्रकार का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय जितना आरक्षण और संविधान बदले जाने को लेकर बीजेपी पे आरोप लगे, उसका खमियाजा बीजेपी को कम सीट मिलने से हुई? कुशवाहा साहब, इससे तो आप इत्तेफाक रखेंगे? निश्चित रूप से देखिए, विरोधियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको वो कह सके। न वो आतंकवाद के मुद्दे पर हमको घेर सकते थे, न पाकिस्तान के मुद्दे पर घेर सकते थे, न बाकी अन्य मुद्दों पर। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। तो लोगों को भ्रम फैलाने के लिए कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी, भाजपा आएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, यही सब कह करके भ्रम फैलाने का काम किया है। परंतु तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार इलेक्टेड होकर के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद मिला है। इनका जो एक प्रोपगेंडा चला था, जो हर चुनाव में चलता है, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, इसलिए जनता ने हमको तीसरी बार चुना है, NDA को फिर से आशीर्वाद दिया है। इसके लिए तो पूरी जनता, निश्चित रूप से हम लोग उसके आभारी हैं। चलिए, नवनीत भी हमारे साथ में मौजूद है। नवनीत, किस तरह की चर्चा है आज बिहार में इस फैसले पर? देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी फिलहाल 35% का आरक्षण जो रद्द किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, तो लोगों में ये चर्चा है, क्योंकि चुनाव से पहले भी चर्चा थी कि बीजेपी अगर आती है तो वो संविधान को बदल देगी। और सही मायनों में अभी आप अगर सोशल मीडिया पे देखें तो अब सोशल मीडिया पर जो है कमेंटों का बौछार आ गया है। इसी तरह की जो बहुत सारे कमेंट वगैरह जो हैं वो मतलब पुरजोर से लोग कर रहे हैं।
और मैं आपको बता दूं कि ये जो आरक्षण को खत्म किया गया 65%, तो यहाँ से जो है दरवाजे बंद नहीं हो जाते हैं, क्योंकि अभी दरवाजे जो है राज्य सरकार के पास से हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वो केंद्र की ओर रुख कर सकते हैं, और केंद्र में जो है गठबंधन की सरकार है, तो अमूमन है कि ये फैसला जो हाईकोर्ट ने लिया है वो आरक्षण खत्म करने का, तो ये बरकरार भी रह सकता है। मैं आपको बता दूं कि 9वीं अनुसूची की, जैसे कि आपने बात की, तो 9वीं अनुसूची की जो है उसमें अदालतों में जो है वो मतलब अदालतों में जो फैसले जो होते हैं उसको मतलब चुनौती नहीं दे सकते हैं आप। 9वीं अनुसूची में जो 184 जो है वो कानून है, और उन कानूनों को मतलब बदलने के लिए आपको केंद्र की मदद लेनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं बिहार में जो है एनडीए की जो सरकार है उसमें केंद्र में नीतीश जी की जो है पकड़ बहुत मजबूत है, क्योंकि इस बार जो है पूरे बिहार में उन्होंने अपना जो कहते हैं कि टाइगर अभी भी जिंदा है, बहुत सारे पोस्टर वगैरह लगे थे, तो ये कह सकते हैं आप कि अभी भी जो है ये अंतिम रूप से मतलब बंद नहीं हुए दरवाजे, अभी भी खुले हुए हैं। जी निश्चित तौर पर अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन तमीम साहब, क्योंकि माना यह जा रहा था कि कई राज्यों में ये प्रयास हुआ कि आरक्षण की जो तय सीमा से है उससे अधिक आरक्षण देने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया जाए, वो जातीय जनगणना काफी महफूज रास्ता था, क्योंकि जो जानकार है उनका ये कहता है कि सरकार कोर्ट में ये बताए कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़ी कुछ विशेष जातियां या वर्ग को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए रिजर्वेशन 50% की सीमा से ज्यादा होना चाहिए। इससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान भी नहीं होगा। कोर्ट इन तर्कों और प्रमाणों से संतुष्ट हो जाता है तो रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो सकता है, प्रमाणों के साथ अगर बताया जाए। तो बिहार में तो ये परिस्थिति है, क्योंकि जातीय जनगणना का जो प्रारूप है जो सबके सामने है, और ये बताया जा सकता था तर्कों के आधार पर। आपको क्या लगता है कि सरकार अपना पक्ष पुरजोर तरीके से ले पाए क्या कोर्ट में? तमीम जी, निश्चित रूप से अगर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखती तो कोर्ट से हमें इंसाफ मिलता, लेकिन यह सरकार की ढुलमुल रवैया है। नीतीश कुमार जी जब तक यूपीए के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, तब उन्होंने इस आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, लेकिन अभी वो एनडीए में है और भाजपा आरक्षण देना नहीं चाहती है, बल्कि भाजपा तो मूल रूप से आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। जैसा आपने इनके नेताओं का भाषण भी चुनाव के बीच में सुना होगा कि हमको अगर 400 सीट मिलेगी तो हम संविधान में संशोधन कर देंगे। तो प्रश्न यह है कि जो पार्टी मूल रूप से आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, उससे हम ये उम्मीद रखें कि वो आरक्षण बढ़ाने का समर्थन करेगी, यह बिल्कुल विरोधाभास है। और इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ चले गए और एनडीए की सरकार बन गई, तो आज के डेट में उन्होंने सही मानों में इसकी जो पैरवी होनी चाहिए, जिस तरह से तर्क रखा जाना चाहिए था, वह तर्क नहीं रखा गया, जिसका नतीजा है कि आज पटना हाईकोर्ट ने इसको रद्द करने का काम किया है। कुशवाहा जी, तर्क सही तरीके से नहीं रखे गए? ऐसा नहीं है महोदय, हमारे साथी जो बता रहे हैं और निश्चित रूप से पूरी तरह झूठ है। सरकार ने अपना पक्ष रखा है और अभी रास्ते बंद नहीं हुए। हम इसके लिए हमारी सरकार आगे भी जो प्रक्रियाएं होगी, हमारे विशेषज्ञ, उसके जानकार लोग इस पर काम करेंगे, और निश्चित रूप से जो बिहार में बिल लाया था वो कैसे लागू हो, उसके लिए जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं और कहां से बात बन सकती है, इसके लिए पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। और जहां तक इन्होंने कहा कि 400 सीट हम मांग रहे थे संविधान संशोधन करने के लिए, तो निश्चित रूप से 400 सीट हम मांग रहे थे संविधान में संशोधन करने के लिए, लेकिन वो आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं मांग रहे थे। मैं तो चुनौती देता हूं कि एक भी वो क्लिप बता दे कि हमारे नेता ने आरक्षण समाप्त करने के लिए कोई 400 सीट मांगा हो। संविधान में संशोधन होगा। देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो वर्षों से पड़े हुए हैं, उसको समाप्त करने के लिए, वो सब चीजें ठीक करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी, तो वो की जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने कहा था 400 सीटें हम लोगों को जनता इस बार देगी। लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है उसे समझा जा सकता है कि इस जनादेश के जरिए जनता क्या कहना चाहती है। बहरहाल, लेकिन कुशवाहा जी, एक बात यह भी है कि 1992 का जयललिता और उनके द्वारा स्टेट में लाया गया वो कानून जिसमें 69% रिजर्वेशन का बिल था,
कमोबेश स्थिति बिहार के सामने ऐसा ही है, क्योंकि 1992 में जो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की लिमिट को 50% माना था, ये तमिलनाडु की जयललिता सरकार के लिए सबसे कठिन समय था। और वहां पहले से SC OBC को मिलाकर कुल 69% रिजर्वेशन चला रहा था। पहले जयललिता हाई कोर्ट गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपका आरक्षण 50 तक ही लाना होगा। CM जयललिता ने स्मार्टनेस दिखाते हुए सबसे पहले 69% रिजर्वेशन का एक बिल विधानसभा में पास कराया और उसे केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार के सामने रखा। जयललिता ने केंद्र के सामने मांग रखी कि वो संविधान संशोधन पर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि ये कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की सीमा से बाहर हो जाए। और ऐसा हुआ भी, और इसी वजह से संविधान में 76वां संशोधन हुआ। और तो आपको लगता है कि वही स्थिति इस बार बिहार के सामने भी है, क्योंकि नीतीश कुमार काफी महत्वपूर्ण स्थिति में है, जयललिता जी भी उस समय महत्वपूर्ण स्थिति में थी, नरसिम्हा राव की सरकार गिरेगी रहेगी, उसमें काफी बड़ी भूमिका जयललिता की उस समय थी। कुशवाहा जी, इससे पहले कई स्टेटों ने, 3-4 स्टेटों ने ऐसा किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जयललिता जी का जहां तक सवाल है, तो हम लोग इसके पक्ष में हैं, नीतीश जी के साथ हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है। नीतीश जी जहां तक जो प्रयास करेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी साथ रहेगी, और कैसे वो आरक्षण लागू रहे, इसके लिए जो करना होगा भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ, कहीं कोई दो मत नहीं। चलिए, अब सबकी नजर केंद्र सरकार पर भी रहेगी और नीतीश जी का अगला कदम क्या होता है इस पर भी रहेगी। लेकिन तमीम साहब, जयललिता अगर उस समय समर्थन वापस लेती तो सरकार अल्पमत में आ जाती, नरसिम्हा राव की सरकार, और अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के नरसिम्हा राव को जयललिता की बात माननी पड़ी थी। और इस तरह आज तक तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन कायम है। कुछ नहीं है कि कब सरकार बचाने जी, यह मामला नहीं है। मामला यह है कि अब सामाजिक न्याय का मामला था, कांग्रेस को देने का काम किया। निश्चित रूप से जयललिता जी का भी एक अपना स्टैंड था, लेकिन कांग्रेस का भी एक अपना स्टैंड था। कांग्रेस ने अपने स्टैंड के तहत उसको देने का काम किया। इसलिए यह कहना कि साहब में क्या ऐसा कुछ नहीं है। और कांग्रेस आज भी सामाजिक न्याय के लिए कृत संकल्प है, और हम आशा करते हैं कि जो सरकार भी है वो इसको देने की दिशा में आगे बढ़ेगी। हमारा पूरा समर्थन सरकार के पास होगा अगर वो करने का काम पार्लियामेंट से करने का, कानून बनाने की बात होगी। चलिए कुशवाहा साहब, लेकिन आज सोशल मीडिया में ये भी बातें कही जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU के पास अभी लोकसभा की 11 सीटें हैं। जो मैं पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पे ही कि JDU दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जिसकी मदद से मोदी सरकार चल रही है। यदि नीतीश दबाव बनाए तो संभव है कि BJP सरकार बचाने की मांग है, निकल के सामने आई, उचित नवी में शामिल करने की जो बातें हैं, इसमें दबाव देने की और दबाव में रहने की कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के जो 65% रिजर्वेशन की बात है, उसमें हम नीतीश जी के साथ हैं। हम उस समय भी साथ थे, आज भी साथ हैं, और कहीं से कोई दबाव की राजनीति की बात नहीं है। इसलिए हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम सरकार के साथ हैं। जो भी संभव होगा वो किया जाएगा, और ये 65% रिजर्वेशन कैसे रहे इसके लिए प्रयास किया जाएगा, कानूनी रूप से भी, और नीतीश जी जो करेंगे उसमें साथ हम। चलिए, तमाम प्रयास होंगे तमीम साहब, प्रयास में कोई कमी नहीं है। प्रयास होगा तो हम समर्थन करेंगे। संविधान संशोधन करके अगर इसको करने की बात होगी तो हम इसमें साथ देंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है। बल्कि हम तो कहेंगे कि समूचे देश में आप जनगणना कराकर और इस आरक्षण की सीमा को देश के पैमाने पर करने का काम करे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। जातीय जनगणना की जो बात आप कह रहे हैं उसमें तो बीजेपी ने पहले स्टैंड क्लियर कर दिया है, और जातीय जनगणना पे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कुशवाहा साहब, जो बात जातीय जनगणना को लेकर कह रहे हैं तमीम साहब कि उससे आसान हो जाएगी, नहीं, अगर उनकी नीयत साफ होती और वो आरक्षण देना चाहते तो उनको जनगणना करानी चाहिए, क्योंकि यह जनगणना तो हुई नहीं है अभी। तो एक अनुमान के हिसाब से जो है जातियों को आरक्षण दिया गया है, लेकिन उनकी आबादी के हिसाब से तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए तो जातीय जनगणना आवश्यक है, और भाजपा जातीय जनगणना का विरोध कर अपनी नीयत साफ कर रही है। आरक्षण से उनको मतलब नहीं है, आरक्षण का वो विरोध करते हैं। चलिए कुशवाहा साहब,
नियत पे सवाल उठा रहे हैं तमीम जी? ये इनका पुराना नारा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, इनके बड़े नेता भी उठाते हैं। हम लोगों ने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया है। हम लोगों ने, हमारी केंद्र सरकार ने कहा है कि जो स्टेट कराना चाहे वो अपना करा सकता है। जैसे बिहार ने कराया, वैसे ही पूरे देश के सभी स्टेट कराए और उससे साफ हो जाएगा। हम लोग विरोध में नहीं है उसके। हम लोगों ने जाकर के उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, एनडीए के लोग थे, जिस समय इनको प्रधानमंत्री जी से मिला गया था यहाँ का डेलीगेशन, तो उसमें सब लोग थे। तो हम लोग तो जातीय जनगणना के पक्ष में है। जो स्टेट कराना चाहे वो कराए, जैसे बिहार ने कराया वैसे पूरे देश में कराया जाए। चलिए नवनीत, इसमें और क्या चर्चा चल रही है? जी बिल्कुल, जैसे आरक्षण की बात अगर है तो मैं आपको बता दूं कि ये बिहार में ही कैंसिल हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो बघेल सरकार है उन्होंने भी जो है 77% आरक्षण के लिए जो है वो केंद्र सरकार को जो है लेटर लिख चुके हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि झारखंड में भी जो है 76% आरक्षण के लिए जो है अभी तक लेटर लिखा गया है, लेकिन उस पर कोई भी बातचीत अभी तक नहीं हुई है। उसी तरह से जो है अभी बिहार में है। अगर मान लीजिए कि अभी आप बता रहे थे कि जयललिता जो है मतलब वो मतलब गठबंधन में थी, तो उस समय जो है मतलब नरसिम्हा राव के साथ मिलकर जो है इन बिल को पास करवा लिया था। लेकिन अभी बिल्कुल वही स्थिति दिख रही है बिहार में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गठबंधन में अगर नीतीश कुमार हैं और तो बिल्कुल अगर वो चाहते हैं तो गठबंधन में मिलकर केंद्र से बात करके जो है वो, और उनकी पकड़ भी है कि उसमें पकड़ भी है, तो वो कर सकते हैं इसको। इसमें कोई बात नहीं है। अगर हाईकोर्ट जो है कैंसिल कर दी है आरक्षण को तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वो जा सकते हैं और वो करवा सकते हैं। जी चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण घड़ी है नीतीश जी के सामने कि अब अगला कदम क्या होगा, लेकिन इसमें पुनर्विचार याचिका के जरिए भी सरकार आगे बढ़ सकती है। बहरहाल पूरे देश की नजर बिहार पे है कि आरक्षण, क्योंकि चुनाव के बाद में ये पहला हुआ ऐसा केस जिसमें जातीय जनगणना के आधार पर ये कोशिश हुई कि आबादी के अनुसार उनको हक मिले। क्योंकि अक्सर बात होती है कुशवाहा जी कि जितनी आबादी उतना आरक्षण, ये आपने भी इस पर कई बार चर्चा की होगी कुशवाहा जी। जो संविधान सम्मत आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए उसका हम लोग समर्थन करते हैं। बाकी अपनी अपनी बात सब लोग कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये देश चलता है संविधान से। आज यदि कोर्ट ने खारिज किया है तो वो भी संविधान की ही कुछ बातें जोड़कर किए होंगे। ये कैसे ठीक हो सकता है, ये कानून के विशेषज्ञ हैं, वो उसको ठीक करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए जो काम करना चाहिए वो किया जाएगा। और जो वर्तमान जो संविधान सम्मत जो आरक्षण की व्यवस्था है जी, वो निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। उसमें किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उतना आरक्षण मिलना चाहिए। ये सब लोग अपनी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। संविधान जो कहेगा वो निश्चित रूप से लागू होना चाहिए, उसके हम समर्थक। चलिए तमीम साहब, चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण बात जो आप रखना चाहें इस कार्यक्रम के जरिए। निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि साहब अगर इनकी नीयत साफ है तो इनको संविधान संशोधन बिल लाना चाहिए और ला के उसको 9वीं अनुसूची में डाल दें ताकि कोर्ट का अधिकार समाप्त हो जाएगा, फिर आरक्षण लागू हो जाएगा। चलिए, लेकिन चलिए तमीम साहब बार बार आपकी नीयत पे सवाल उठा रहे हैं कुशवाहा जी। नियत पे सवाल उठाना उन्हीं का काम होता है जिनका खुद का नियत खराब होता है। पूरा इतिहास साहब, तो आप कितने नियत पे खराब है, यह पूरा देश भुगत चुका है। अभी 25 जून आने वाला है, 2-4 दिनों के बाद उसको फिर से देश याद करेगा किस प्रकार आपने कानून को ताके पर रख करके और पूरे देश को गुलाम बनाने का काम किया था। कितनी यातनाएं यहाँ के किसानों को, मजदूरों को आपने देने का काम किया था। और एक
50 साल के बाद पूरे देश में आप दिग्बंध नहीं कर सकते। इनका बंद की और काम करने की बात कीजिए। देश काम नेताओं के साथ किया गया देने की बात कीजिए, और इस हक देने की जगह आप घिसी बीटी पुरानी बातें 50 साल पुरानी सवाल कह रहा हूँ कि आपकी नीयत कैसी रही है जो पूरे देश को आपने झुलसा दिया। आपने आपकी नीयत कैसी रही है जो आपकी नीयत ऐसी रही है कि एक स्टेट में कुछ घटना होता तो 4 स्टेट तो बिना कारण आपने राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। वो कौन से संविधान में है? ये सब आपकी जनता पार्टी की सरकार ने 8-9 स्टेट की सरकार को डिसमिस करने का काम किया था। हम भूल गए क्या? आज बलगाम बनता है, लेकिन हम लोगों ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम नहीं किया। हमने संविधान में नहीं, वो चीज आप भूल जाते हैं, अपनी भूल जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करा सकता था, जितने दंगा लोगों को मारा करता था, लेकिन प्रदेश में आपने क्या किया 1992 में? बाकी चार स्टेटों में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया, इमरजेंसी लगवा दिया। ये कौन है? और बाबा साहब भीमराव ने अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उसका पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और एनडीए की सरकार करती है। हमारे से बात बहुत ही आतंकवादी घटना हुई है, कौन सा भ्रष्टाचार का काम हुआ है, आज एक बड़ी बहस थी, समझने की हम कोशिश कर रहे थे बीच में आरक्षण पर जोर लेकर है, लेकिन इस बीच में जो पटना हाई कोर्ट का जो एक फैसला है जिस पर पूरे देश में एक बहस का विषय बना हुआ है, बहरहाल इसी को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद था। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उपेंद्र कुशवाहा जी आपका, तमीम साहब आपका, और साथ ही नवनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।